ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को एनकाउंटर और बुलडोजर का डर दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी खौफ की राजनीति को योगी फोर्स ने फेल किया। उन्नाव में साधु मिलन दास हत्याकांड के मुख्य आरोपी इजराइल का पुलिस एनकाउंटर हो चुका है, जबकि बाकी आरोपी भी सलाखों के पीछे। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। नाम इजराइल, गुनाह साधु की हत्या, इनाम 1 लाख रुपए और अंजाम पुलिस की गोली से अंत। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कानून का संदेश एकदम साफ है, या तो सरेंडर या फिर बुलेट ट्रीटमेंट। 10 जून को उन्नाव में हुए साधु मिलन दास हत्याकांड का मुख्य आरोपी इजराइल, जो पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था, आखिरकार कानून के हत्थे चढ़ ही गया। पुलिस के मुताबिक टीम इजराइल की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। जैसे ही पुलिस ने उसे घेरकर सरेंडर करने को कहा, गिरफ्तारी से बचने के लिए इजराइल ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से हुई इस मुठभेड़ में बदमाश इजराइल बुरी तरह से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस टीम को देखते ही फायर कर दिया, जिससे न्यूटन सिंह दरोगा जी हैं, उनके जैकेट पर बुलेट प्रूफ जैकेट जो है उस पर गोली लगी और एक सिपाही अन्य सोजी का वो घायल हो गया। इसके बाद हम लोगों को लगा कि जब जीवन संकट में है तो आत्मरक्षार्थ उस पर भी फायर किया गया, जिससे वो घायल हो गया। और घायल अवस्था में उसको अच्छे इलाज के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए हम लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुला करके CSC बांगल में भेजा, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इजराइल का अंत क्यों हुआ, इसके लिए हमें 10 जून की उस काली तारीख को समझना होगा। बाबा मिलन दास पिछले 30 सालों से उन्नाव के एक मंदिर में सेवा कर रहे थे। मंदिर से करीब 200 मीटर दूर एक नए मंदिर का निर्माण भी चल रहा था। पास में एक मस्जिद भी थी। 10 जून को मंदिर में भजन चल रहा था, जिसका अतीक, यामीन, सफी, इजराइल और लल्ली ने विरोध किया। विवाद बढ़ा, लेकिन 30 साल से आस्था के रास्ते पर चल रहे बाबा मिलन दास ने भजन रोकने से साफ इनकार कर दिया। बस इसी बात से बौखलाए इन आरोपियों ने बाबा मिलन दास की पीठ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। आज उन्नाव पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब साधु मिलन दास के मुख्य हत्यारोपी इजराइल को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। हमारी मौजूदगी ठीक उस अंडरपास पे है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां पर जो हत्यारोपी है इजराइल, उसको पुलिस ने ढेर किया। पुलिस इस मामले में पहले से ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी। इजराइल का एनकाउंटर हो चुका है और 5वें आरोपी सानू को भी पकड़ लिया गया है। उन्नाव के एक्शन से मैसेज बिल्कुल क्लियर है, यूपी में अपराध करोगे तो इलाज बुलेट से ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओवैसी का डर तो योगी फोर्स ने कैसे खत्म किया, इसको आपने दिखाया, लेकिन अब दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश में योगी के दूसरे डर यानी बुलडोजर एक्शन का रिपोर्ट कार्ड। उत्तर प्रदेश में अवैध जो भी है तो बुलडोजर एक्शन तय होगा। गाजियाबाद की मजार, उन्नाव के मदरसे और सीतापुर की मस्जिद और मुरादाबाद की मजार पर 24 घंटे के अंदर क्या क्या कार्रवाई हुई, उस पर यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। अवैध मस्जिद, अवैध मदरसा, अवैध मजार, इन तीनों पर अमावस की मार पड़ी है। आज सोम अमावस्या है और उससे पहले ही यूपी के 4 जिलों में अवैध धार्मिक इमारतों पर बुलडोजर चल गया। सीतापुर से गाजियाबाद और उन्नाव से मुरादाबाद तक बुलडोजर फुल एक्शन में दिखा और अवैध मस्जिद, अवैध मदरसा, अवैध मजार को मिट्टी में मिला दिया। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई गाजियाबाद के लोनी इलाके में देखने को मिली, जहां ग्रीन बेल्ट की जमीन पर एक अवैध मजार का निर्माण कर दिया गया था। शिकायत के बाद प्रशासन ने पहले नोटिस दिया, लेकिन जब मजार नहीं हटा तो प्रशासन का पीला पंजा चल गया। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसी कार्रवाई में आज गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में इस सरकारी जमीन पर बनी यहाँ पर एक मजार थी, जिसे आज बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि जो मजार थी वो पूरी तरह तोड़ दी गई है और सपाट हो गए हैं। बुलडोजर पहुंचा तो मदरसे के संचालक इसे हजरत अली बाबा की काफी पुरानी मजार बताते हुए कागज दिखाने लगे, मगर गाजियाबाद प्रशासन ने इस मजार के निर्माण को नियम के खिलाफ बताया। और तकरीबन 90 साल से तो लोग बाग जो हयात हैं, अभी उन लोगों ने बताया कि पुरानी दरगाह
जो बिना अनुमति के अवैध मजार बनी हुई है, इसी के क्रम में यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। उनको पहले नोटिस दिया गया था, उसके बाद जो विधिक कार्रवाई है वो आज यहाँ पे की जा रही है, उसको हटाने की। बुलडोजर का अगला प्रहार उन्नाव के अवैध मदरसे पर पड़ा, जहां भाईजान ने खेल के मैदान पर ही मदरसा बना दिया था। और तो और यहां इस्लामिक झंडे लगाकर गांव के मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने भी लगा था। बताया जा रहा है कि अवैध मदरसा 2018 में तैयार की गई थी। गांव वालों ने इसकी शिकायत कोर्ट में की तो 2023 में से गिराने का आदेश जारी हो गया, लेकिन किसी वजह से मदरसे को हटाया नहीं जा सका। आखिरकार रविवार को बुलडोजर एक्शन का मुहूर्त निकला और फिर इस अवैध मदरसे की एक एक ईंट को पीले पंजे की चोट से नस्तोनाबूद कर दिया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बुलडोजर चल रहा है और ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको अवैध बताया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि शेष धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर कुछ बच्चों को पढ़ाते थे। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ नमाज अदा की जाती थी। जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको गिराने की ये जो कार्रवाई ये की जा रही है। मगर इस दौरान गांव की मुस्लिम महिलाएं अवैध मदरसे को बचाने के लिए उतर आए और काफी हंगामा हुआ, मगर योगी फोर्स ने बुलडोजर कार्रवाई रुकने नहीं दी। वहीं सीतापुर में भाईजान का मंसूबा आधा ही पूरा हुआ था कि बुलडोजर ने उसे मिट्टी में मिला दिया। योगी फोर्स ने बुलडोजर की मदद से न सिर्फ इस अवैध मदरसे के ढांचे को ध्वस्त किया, बल्कि इससे सटे आम रास्ते को भी कब्जा मुक्त कराया। बिना प्लास्टर के बने इस अवैध ढांचे को पीले पंजे के ताबड़तोड़ वार से देखते ही देखते जमींदोज कर दिया गया। अवैध धार्मिक इमारत पर जो कार्रवाई कल शुरू हुई वो आज भी जारी रही। मुरादाबाद के स्टेट हाईवे पर बने अवैध मजार को आज बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि मजार की देखभाल करने वाली महिला ने इसे 200 साल पुराना बताया और यहाँ तक दावा किया कि वो खुद 1975 से यहीं रहती थी। ये कम से कम 200 साल पुरानी दरगाह है। किस नाम से? सैयद सुल्तान चौधराने वाली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। बहुत टाइम हो गया, सन 75-70 से रह रहे हैं। नहीं हो रही, इन्होंने तोड़ दी सब दरगाह। मगर प्रशासन का आरोप है कि ये मजार काफी वक्त से हाईवे की जद में आ रहा था, जो अवैध रूप से नाले तक बनी हुई थी और इसकी वजह से हाईवे का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा था। ये नाले के ऊपर रोड की पटरी पे अतिक्रमण था, जिसको आज लोक निर्माण विभाग के द्वारा हटवाया गया है। तो जो अवैध स्ट्रक्चर था उसको हटवाया गया। यूपी के अलग अलग हिस्सों में चारों बुलडोजर कार्रवाई महज 24 घंटे के भीतर हुई, जिसका मैसेज क्लियर है कि यूपी में जो भी अवैध होगा वो जमींदोज होकर रहेगा। अब तक जो कार्रवाई आपने देखी वही मेरठ में भी होने वाली। मेरठ में थाने की जमीन पर बनी मस्जिद को प्रशासन ने मस्जिद प्रबंधन कमेटी को नोटिस देकर मालिकाना हक के दस्तावेज मांगे, जबकि मस्जिद पर कागज नहीं दिखा रहा। आखिर थाने के अंदर बनी इस मस्जिद पर बुलडोजर का खतरा क्यों है और क्या कहते हैं सरकारी रिकॉर्ड, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में खरखोदा इलाके में हंगामा मचा हुआ है। मेरठ पुलिस ने कब्जा की गई जमीन पर बनाई मस्जिद के इमाम को नोटिस थमा दिया है। थाने वाली मस्जिद से जुड़े लोगों का दावा है कि उन पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें सताया जा रहा है। यहाँ के लोगों के मन में योगी बाबा के बुलडोजर का खौफ चल रहा है। ये सब झूठ है, बहुत झूठ है। हमारे साथ में बहुत अन्याय हुआ है। जब इतना अन्याय कर रहे हैं क्या करेंगे, हम भी हट जा, हमें भी यहाँ से हटा देंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से, बस और क्या होगा भैया। दरअसल प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में लिखा है कि या तो मस्जिद से जुड़े लोग अपने मालिकाना हक का सबूत पेश करें या फिर कार्रवाई को तैयार रहें। लेकिन इस नोटिस के पीछे की असली कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ पर थाने की जमीन पर कब्जा कर मस्जिद खड़ी कर दी गई और ये बात सामने आई है राजस्व विभाग की ओर से कराई गई पैमाइश में। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक खसरा नंबर 1217 के तहत आने वाली 1.6450 हेक्टेयर क्षेत्र की पूरी जमीन खरखौदा थाने की संपत्ति के रूप में दर्ज है। जी न्यूज की टीम उस मस्जिद पर पहुंची जिस पर बुलडोजर एक्शन का खतरा है। मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है और ये जो सामने में आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, उस बाउंड्री के अंदर ये मस्जिद का निर्माण किया गया है और ये थाने की पूरी ज़मीन है। दरअसल इस जगह की पैमाइश कराई गई थी और राजस्व विभाग के द्वारा पैमाइश कराई गई थी, जिसमें ये मामला सामने निकल करके आया कि ये ज़मीन थाने की ज़मीन है।
पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन लिया है। पुलिस ने इमाम को एक नोटिस जारी किया है और इस एक हफ्ते के अंदर में इसको हटाने के लिए उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया है। इलाके में पैदा हुए हालात को देखते हुए योगी की पुलिस अलर्ट है, किसी भी तरह की अफवाह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए मुश्किलें डबल हो चुकी हैं। एक तरफ कैश फॉर स्कूल जॉब स्कैम में अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ बंगाल की सड़कों पर जनता टीएमसी नेताओं का अपना हिसाब किताब कर रही है। कहीं अंडे बरस रहे हैं, कहीं टमाटर बरस रहे हैं, कहीं चप्पलें चल रही हैं, कहीं नेता हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। एक तरफ टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल की सड़कों पर टीएमसी नेताओं को जनता अंडों से जवाब दे रही है। बंगाल में टीएमसी नेताओं की ऐसी परेड निकल रही है कि कभी न झुकने की बातें करने वाला पुष्पा भी झुक रहा है और उसका हाफ पैंट में जुलूस भी निकल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल में है अभिषेक बनर्जी। ईडी अभिषेक से कैश फॉर स्कूल जॉब स्कैम में पूछताछ की जा रही है। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों की चार्जशीट में अभिषेक का नाम है। स्कूल जॉब स्कैम में 25,000 नियुक्तियां रद्द होने के मामले में आरोप है कि सरकारी टीचिंग और नॉन टीचिंग नौकरियों के बदले 15 से 20 लाख रुपए तक की रिश्वत ली गई। पैसे देने वाले उम्मीदवारों को पास कराने के लिए मेरिट लिस्ट में हेरफेर और ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की गई। जबकि अभिषेक बनर्जी पर लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के जरिए रिश्वत की रकम लेने में मदद करने का आरोप लगाया गया है और ये माना जा रहा है कि इस मामले में अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन टीएमसी के गुंडे का इलाज शुभेंदु सेना ने शुरू कर दिया है। दक्षिण 24 परगना में जहांगीर खान खुद को पुष्पा बताता था, कहता था झुकेगा नहीं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद वही पुष्पा सड़क पर हाथ जोड़ता नजर आया। जनता के सामने उसका सारा रौब उतर गया। सड़क पर हाफ पैंट में उसे पुष्पा की दूसरी बार परेड निकल रही है और शुभेंदु सरकार का हंटर चलने के बाद उसकी सारी अकड़ निकल गई। अब विधाननगर नगर निगम के पूर्व मेयर और टीएमसी के कद्दावर नेता सब्यसाची दत्ता का हाल भी देख लीजिए। एक बिजनेसमैन से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोप में जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और कोर्ट ले जाने लगी तो जनता का गुस्सा फूट पड़ा। अंडों और टमाटर की बरसात करती और नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। अंडों और चप्पलों की बौछार का ऐसा ही एक हाई वोल्टेज ड्रामा पश्चिम बंगाल के हुगली में भी देखने को मिला। हुगली के कद्दावर टीएमसी नेता स्वप्न नंदी जैसे ही इलाके से निकले, स्थानीय निवासियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आक्रोशित जनता ने स्वप्न नंदी को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर ताबड़तोड़ अंडे और चप्पलें फेंकनी शुरू कर दी। हालात इतने बेकाबू हो गए कि जान बचाने के लिए स्वप्न नंदी को वहां से भागना पड़ा, लेकिन गुस्से से लाल भीड़ ने उन्हें सड़कों पर दौड़ा कर खदेड़ा। ममता बनर्जी ने बंगाल पर किस तरह से राज किया उसका एक और उदाहरण देखिए। बांकुड़ा के लुरका गांव में टीएमसी का एक बूथ अध्यक्ष भीड़ के सामने हाथ जोड़ता रहा, अपने किए की माफी मांगता रहा, लेकिन माफी की जगह बंगाल की जनता ने इलाज कर दिया। यानी पश्चिम बंगाल में एक जांच ईडी कर रही है और दूसरी जांच जनता कर रही है, जहां आरोपियों को नोटिस नहीं सीधे अंडे मिल रहे हैं। एक तरफ अभिषेक बनर्जी ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी के कई नेता जनता के गुस्से। और इसी वजह से बंगाल की राजनीति में आज सबसे ज्यादा चर्चा है ईडी और अंडा परेड की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ बंगाल में टीएमसी के नेता अपने किए का हिसाब चुका रहे हैं, तो दूसरी तरफ हार के बाद ममता का दामन छोड़कर बागी बने सांसदों ने केंद्र की राजनीति में एंट्री के लिए एक बैकडोर तैयार की। पश्चिम बंगाल से टीएमसी के 20 बागी विधायकों ने एक ऐसी पार्टी से जुड़कर एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। इस पार्टी का वजूद सिर्फ एक बिल्डिंग और एक गांव तक है। टीएमसी के बागी सांसदों के इस फैसले ने बंगाल नहीं पूरे देश में सियासत को हैरान कर दिया। दीदी के सांसदों की बगावत, बंगाल में बैकडोर सियासत। बागियों ने छोड़ा ममता का साथ, अब थामेंगे एनडीए का हाथ। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और टीएमसी बंगाल की सियासी पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब बंगाल में एक बिल्डिंग वाली पार्टी के नेशनल पार्टी बन जाने की चर्चा जोरों पर है, और वो भी देश की चौथी सबसे बड़ी सांसदों वाली पार्टी। पश्चिम बंगाल की सत्ता में बीजेपी के काबिज होने के बाद से तृणमूल पार्टी में घमासान मचा है। पार्षद से लेकर विधायक और अब सांसदों ने ममता के आंचल से निकलने का फैसला कर लिया है। लेकिन टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर जिस नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई से जुड़ने का दावा किया,
उसने बंगाल ही नहीं देश की सियासत को भी चौंका दिया है। बंगाल के पॉलिटिक्स में नया पार्टी का खोज, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका पार्टी ऑफिस है बंगाल का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। मैं अभी वहाँ पर खड़ा हूँ। बंगाल का टीएमसी का जो 20 एमपी है, जो नया ब्लॉक बना रहा है, उस ब्लॉक इस पार्टी से मार्च करने वाला है, ऐसे सामने आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनसीपीआई एक रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। एनसीपीआई के पास ना तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है और ना ही राज्य की पार्टी का। पार्टी का आधार मुख्य रूप से त्रिपुरा में है, लेकिन पंजीकरण हावड़ा से है। 2023 में पार्टी ने हावड़ा के गांव से पंचायत चुनाव के लिए कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन इसके अलावा पार्टी ने आज तक किसी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ा। वहीं एनसीपीआई हमेशा से एनडीए सरकार के समर्थन का दावा करती आई है। हम लोग एनडीए के साथ तो थे। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि टीएमसी के सांसद एनसीपीआई का ही दामन क्यों थामना चाहते हैं। तो इसके पीछे सीधी सपाट वजह है केंद्र की एनडीए सरकार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। बंगाल विजय के बाद बीजेपी साफ कह चुकी है कि टीएमसी के बागी सांसद बीजेपी के सदस्य नहीं बनेंगे, भले ही वो एनडीए का समर्थन करें। ऐसे में टीएमसी के सांसदों ने एनसीपीआई के जरिए केंद्र की सत्ता में बैकडोर एंट्री की तैयारी कर ली है। कोई भी पार्टी सपोर्ट कर ही सकता है। एनडीए का जो जोट है उसको कोई भी पार्टी सपोर्ट कर सकता है। तो एक सेपरेट पार्टी है, जैसे इंडिया में हमारा बहुत सारा पार्टी है, तो इसमें ये भी एक पार्टी है जो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। टीएमसी के बागी जिस पार्टी की सवारी करने का दावा कर रहे हैं, उसके संस्थापक और राष्ट्रीय संगठन सचिव को ही इसकी खबर नहीं है। सोशल मीडिया प्लस मेरे दल का जो दूसरे नेता लोग हैं, उन लोगों से मालूम हुआ मुझे। अभी बातचीत नहीं की है, मगर मैं वेलकम करता हूं बातचीत करने के लिए। अगर ये बड़ा होगा तो क्यों ना खुश होंगे। टीएमसी के बागियों ने सोच समझकर एनसीपीआई में जाने का फैसला लिया है, क्योंकि एनसीपीआई दल भले ही छोटा और मान्यता प्राप्त ना हो, लेकिन एनसीपीआई में विलय करने से बागी गुट को कानूनी अड़चने आने के आसार कम हैं। इसकी एक वजह तो यह है कि इस पार्टी को 2/3 समर्थन हासिल होगा, जिससे दल बदल कानून से बचा जा सकता है। वहीं एनसीपीआई चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी है, लिहाजा संसद के भीतर भी ये पार्टी पूरी तरह स्वीकार्य होगी। कोलकाता से प्रवीर चक्रवर्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां अमरनाथ यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं। पूरे रास्ते में हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम से निगरानी की जा रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने अपील की कि लोग अमरनाथ यात्रियों की ऐसी मेहमान नवाजी करें कि देश भर में मिसाल बने। महबूबा मुफ्ती के इस अपील के पीछे वजह क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीरें 22 अप्रैल 2025 की, जब जम्मू कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट प्लेस पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने 25 हिंदुओं को धर्म पूछ कर मौत के घाट उतार दिया था। इस जघन्य आतंकी वारदात के करीब 14 महीने बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती स्थानीय लोगों को नसीहत दे रही है कि अमरनाथ यात्रियों की ऐसी मेहमान नवाजी करें कि वो देश भर में कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। एक सत्याग्रह शुरू करें, जैसे गांधी जी ने किया था उस वक्त जातियों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। इसी तरह हमारे लोग भी टूरिज्म के जरिए सत्याग्रह करें, यात्रा के जरिए सत्याग्रह करें। जो लोग हमारे आए मेहमान बन के, उनकी इतनी अच्छी देखभाल करें, उनसे अपना दिल खोल के रख दें कि हमारी मुश्किलात क्या है, ताकि मुल्क में वो हमारे एम्बेसडर बन के बताएं। महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर और कश्मीर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया गया। लिहाजा अब जबकि 2 हफ्ते बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और देश भर के सनातनी श्रद्धालु घाटी में जुटने वाले हैं, तो महबूबा मुफ्ती को इसमें कश्मीर के हालात बदलने के लिए एक बेहतर मौका नजर आ रहा है। इतना हमारे लोग उनको इतनी सिक्योरिटी दे कि मरकजी सरकार को पता चले कि जम्मू कश्मीर में आर्मी की जरूरत नहीं है। सिविलियन एरिया से आर्मी अगर वो निकालें तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ के लोग जब यात्रियों की हिफाजत कर सकते हैं तो वो अपने लोगों की भी हिफाजत करते हैं। एक तरफ विपक्ष के नेता जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों की तैनाती घटाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए कमर कसी हुई है। जहां अमरनाथ यात्रा के रास्ते में एआई पावर्ड सीसीटीवी, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, सोलर बेस्ड सीसीटीवी, ड्रोन सर्विलांस, मॉडर्न एक्सरे मशीनों के साथ हाईटेक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, वहीं यात्री मार्ग से लेकर यात्री बस कैंप और नेशनल हाईवे से सटे इलाकों में स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है।
3 जुलाई से बाबर फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में उसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। खासतौर पर बात करें तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सभी जो बेस कैंप के आसपास के इलाके हैं वहां वेरिफिकेशन ड्राइव जो हैं वो यहां पर चलाई जा रही है। जो इस इलाके के चौकी अफसर हैं वो खुद इस मौके पर लगातार अपने इलाके की जो वेरिफिकेशन हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तान आतंकी संगठन अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश रच सकते हैं, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें घाटी की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त करने पर जोर दिया है। लिहाजा सुरक्षा बल किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते, ताकि दहशतगर्द अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो सके। जम्मू से रजत वोरा और श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। एक तरफ देश में अमरनाथ यात्रा की धूम है तो दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान में आवाम अपने हक के लिए सड़कों पर है। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो हालात हैं उसने मुनीर के पाले हुए आतंकियों को दहशत से भर दिया। पाकिस्तान में छिपा बैठा इंटरनेशनल आतंकी सलाउद्दीन अब पीओके की आवाम से अमन की अपील कर रहा है और पाकिस्तान के आतंकियों के इस डर की वजह क्या है वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएं उसके पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो एक तरफ लगातार माहौल बना है असंतोष का। आवाम सड़कों पर सरकार से परेशान होकर के, सरकार के पाले हुए आतंकियों की जहालियत से परेशान होकर के, और इसी बीच सैयद सलाउद्दीन की तस्वीरें सामने आती हैं। सैयद सलाउद्दीन का खौफ सामने आता है। सैयद सलाउद्दीन की खौफ की वजह क्या है? क्या बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो एक बड़ी वजह है? बलूचिस्तान में जो हो रहा है उससे पाकिस्तान की सरकार के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? बलूचिस्तान में जो हो रहा है उससे पाकिस्तान की हुकूमत पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाकिस्तान के जो हाल हैं क्या उसकी एक वजह, एक बड़ी वजह है सलाउद्दीन का इस हाल में आ जाना? ये सारी चीज़ें आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आपको देखनी जरूरी है। पीओके में बवाल मचा हुआ है। मुनीर की जातियों के खिलाफ आवाम सड़कों पर उतर आई है। पीओके के बाशिंदे शहबाज की नाकामियों का हिसाब मांग रहे हैं। पीओके में लंबे समय से महंगाई, बिजली की कीमतों, संसाधनों की कमी और राजनीतिक अधिकारों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की हाइब्रिड सरकार और तिल तिल कर मर रही आवाम के बीच टकराव ने आतंकियों की बेचैनी बढ़ा दी, और इसका ताजा और सबसे बड़ा सबूत है हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन की अपील। पाकिस्तान के इस आतंकी ने कहा है कि सरकार और प्रदर्शनकारी बातचीत करें, मतभेद भुलाकर समाधान निकालें। इस आंतरिक अस्थिरता से नुकसान होगा, लोगों की आवाज कमजोर पड़ सकती है। सैयद सलाहुद्दीन ने बयान जारी कर दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत से समाधान निकालने की अपील की। पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों को जानने वाले इस बयान के मायने अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि सलाहुद्दीन की चिंता केवल शांति को लेकर नहीं है, अपने नापाक मंसूबों को लेकर है। दुनिया जान चुकी है कि दशकों से पीओके कई आतंकी संगठनों की गतिविधियों का केंद्र रहा है। ऐसे में अगर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत बढ़ी और राजनीतिक हालात बिगड़े तो पीओके में एक्टिव आतंकी ढांचे पर इसका असर पड़े। यही वजह है कि मुनीर का ये आतंकी जम्मू कश्मीर के लोगों का भी हवाला देकर पीओके के बाशिंदों की आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश में जुट गया है। आपको बता दें कि हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन खुद सालों से पाकिस्तान में रह रहा है और पीओके में छिपकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों को अंजाम देने की फिराक में रहता है। सिर्फ भारत ही नहीं, मुनीर का आका अमेरिका भी इसे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर चुका है। हिजबुल मुजाहिदीन की गतिविधियों का बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ा रहा है। पीओके में पाकिस्तानी आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर हैं। पीओके के बॉर्डर इलाकों में आतंक के लॉन्च पैड हैं। पीओके से भारत के अभिन्न जम्मू कश्मीर को हमेशा से टारगेट किया जाता है। पीओके आतंकियों के छिपने और बचने के लिए परफेक्ट जगह है। यानी पीओके में विद्रोह की आग ने सिर्फ शहबाज और मुनीर को ही नहीं, पाकिस्तान के पाले आतंकियों को भी दहला दिया है। आज की तारीख में पीओके के हालात बताने के लिए काफी है कि अब बलूचिस्तान की तरह पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी छटपटा रहा है और बहुत जल्द कश्मीर का यह हिस्सा भी पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने पीओके में जैसा नरसंहार कराया वो लंबे समय तक याद रहेगा। अब तक तो सिर्फ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट थे, लेकिन अब बात विदेशों तक पहुंची है। पीओके में पाकिस्तानी सेना के कत्लेआम के खिलाफ लाखों लोग लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मुनीर के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। मुनीर के खिलाफ पूरा लंदन आक्रोश में है। देखिए हजारों लोगों की नारेबाजी और प्रदर्शन की तख्तियां कैसे विद्रोह के संकेत साफ साफ दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारी चीख चीख कर ये आरोप लगा रहे हैं कि मुनीर की सेना ने रविवार को रावलाकोट ईदगाह में एक धरने पर सीधी गोलीबारी की। इससे 2 नागरिकों की मौत हो गई, 1 दर्जन से ज्यादा घायल हो गए हैं। ये सामूहिक हत्या नहीं तो क्या है? ये सवाल अब लंदन में जन सैलाब उठा रहा है। हजारों की तादाद में लंदन की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी मुनीर को हत्यारा बता रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर मुनीर विरोधी प्रदर्शनकारी पीओके की पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मानवाधिकार संगठनों से पीओके की हालातों की जांच की अपील कर रहे हैं। बीते 1 हफ्ते में मुनीर की सेना ने पीओके में जो कत्लेआम मचाया उसमें 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सैकड़ों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से कई लोगों की हालत इतनी खराब है उनका वीडियो होते हुए भी हम आपको दिखा नहीं सकते। मुनीर की सेना ने कई प्रदर्शनकारियों पर पूरी की पूरी मशीन गन उतार दी। मुनीर ने जिस बेरहमी से बुनियादी मांग कर रहे लोगों का कत्लेआम कराया, इसकी आंच विदेशों तक पहले से ही पहुंच चुकी थी। अब चिंगारी भड़क चुकी है। ये लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग है, जहां बड़ी संख्या में लोग जमा हुए पाकिस्तानी सेना के काराना करतूत की भरपूर मजम्मत की। जेएसी के लीडर्स अभी आजादी के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों के आधार पर प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन मुनीर की सेना पाकिस्तानी जनरल की क्रूरता और जल्लादी ऑर्डर वाला वीडियो पूरी दुनिया देख रही है। जो तानाशाह अपने बाशिंदों पर गोलियां चलवाता है वो दुनिया के लिए शांति दूत बनेगा, कतई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका और ईरान दोनों ही ओर से ऐलान हो चुका है युद्ध रोकने पर बात बन चुकी है और जल्दी ही डील सील हो सकती है। क्या 107 दिनों से सुलग रही खाड़ी की जंग अब थमने वाली है? क्या ट्रंप और मौजतबा के बीच हुई इस डील से हॉर्मुज के दरवाजे खुल जाएंगे और दुनिया को राहत मिलेगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये डील ट्रंप की हार और खलीफा की जीत है? क्या मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध का अंत होने जा रहा है? क्या 107 दिनों बाद खाड़ी में आखिरकार शांति होने वाली है? और क्या करीब 4 महीने से बंद हॉर्मुज के दरवाजे अब खुलने वाले हैं? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच उस डील पर मोहर लग गई जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। एक 107 दिन, मिसाइल और ड्रोन हमले, नौसैनिक नाकेबंदी और पूरी दुनिया पर मंडरा था तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनातनी से माहौल ऐसा ही दिख रहा था, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान ने 60 दिन के सीजफायर फ्रेमवर्क पर सहमति जता दी। कतर की मध्यस्थता से तैयार हुए समझौते पर 19 जून को जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते का ऐलान करते हुए कहा, दुनिया के जहाजों अपना इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। ईरान के साथ समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। मैंने ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने की मंजूरी दे दी है। ईरान अमेरिका के बीच हुए समझौते का पूरा दस्तावेज अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 14 पॉइंट पर बात बन गई है।